ये जो बैम्बू फार्मिंग है या कहें कि जो बांस की खेती है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया या फिर शुरुआत कैसे हुई? कहीं दोस्तों की मदद से इधर उधर कुछ ऑस्ट्रेलिया में और बाहर यूएसए में भी रहे, उन लोगों की हेल्प रही, जिसकी फिर मैंने पूरे 1-1.5 साल आर.एन.डी करी थी कोविड में। मेरी नज़र में तो देखिए, मैंने इतनी आर.एन.डी करी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा, कोई भी, आप किसी की भी बात कर लें, अभी कोई भी सेक्टर नहीं होगा जहाँ बांस नहीं होगा। टोटल कितने एकड़ में आपने इसको लगाया है? हमने 20 एकड़ में लगाया है इसको। 20 एकड़ में। हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा वो 2000 एकड़ का है, जिसमें से हम लोग अभी 400 एकड़ तक पहुंच चुके हैं। जैसे नॉर्मल जो फसल होती है उसमें खाद, बीज, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होगी इसको लगाने के लिए? अगर मोटा मोटा बात करें, जो आपने जिस डिस्टेंस पे लगाया है, 1 एकड़ में कितनी लागत इसमें आएगी? आज आप किसी भी चीज़ का पेड़ लगाते हैं, इमली का लगाते हैं, आम का लगाते हैं, जामुन का लगाते हैं, सागौन का लगाते हैं, 15-20 साल चाहिए उसको मैच्योर होने में। अब 20 साल इंतजार करेंगे उससे फर्नीचर का सोफ़ा बनाने, कटेगा तो फिर से उगाने में एक बार काट दिया तो फिर अगले 20 साल इंतजार करो फिर से नया पौधा लगाने के लिए। अगर हम इसको काट के बेचेंगे तो बेचने का प्रोसेस क्या होगा? कौन इसको खरीदेगा और क्या प्राइस पे ये बिकता है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ थे दीपेश परमार जी, जो कि साईनाथ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, साथ ही में एक किसान भी हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बैम्बू फार्मिंग, जो कि हमारे क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बैम्बू फार्मिंग क्या होती है, क्या इसका रोल है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसका पूरा प्रोसीजर होता है, बैम्बू फार्मिंग करने में कितनी लागत आती है, क्या खर्चे हैं, हर चीज़ों पे हम आज विस्तार में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दीपेश भैया अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें, जिसमें अपना एक बैकग्राउंड बता दें, ताकि व्यूअर्स को एक आइडिया लग जाए कि हम लोग किस बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। हाय, आई एम दीपेश परमार, डायरेक्टर ऑफ साईनाथ पब्लिक स्कूल, और बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिल्किसगंज नियर बाय द भोपाल। और मैं भी एक किसान ही हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हूँ, यहाँ शिक्षा स्कूल रन कर रहे हैं, साथ में खेती भी देखते हैं। और बांस की खेती की मैंने अभी 2020 से शुरुआत करी है। ये जो बैम्बू फार्मिंग है या कहें कि जो बांस की खेती है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया या फिर शुरुआत कैसे हुई? मैं इसका सिंपल वर्ड्स में कहूँगा तो मेरे लिए तो ये कोविड की देन रही है। कोविड में मैं एक्चुअली स्कूल और सारे लॉकडाउन में बंद रहे, तो उस टाइम कुछ नए चीज़ें सर्च कर रहे थे कि अपन क्या कर सकते हैं, किस तरह से। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था पर्यावरण को लेके कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकें या क्या अपनी तरफ से उसमें योगदान दे सकें। तो प्लांटेशन तो हर साल हम करते आए हैं, स्कूल में, गांव में, आसपास खेतों पर, जितने भी हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। लेकिन कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिल पा रहा था जिसको अपन एक बिज़नेस वेंचर में भी यूज़ कर सकें और पर्यावरण को भी बचा सकें। ऐसी कोई चीज़ समझ में आ नहीं रही थी। तो कहीं न कहीं से ईश्वर की कृपा कहूँगा मैं, भगवान कृष्ण की कृपा रही कि एक बांस का जो वाया कहीं से मेरे को ऑनलाइन यूएसए, कैलिफोर्निया और इधर कुछ दोस्त जुड़े हुए थे, जहाँ से ये नई चीज़ चल रही थी पर्यावरण को बचाने के लिए, जिसको बाद में मैंने स्टडी किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैम्बू फार्मिंग के लिए स्कीम ऑलरेडी रन करी हुई है, बैम्बू मिशन के नाम से, जिस पे वो सब्सिडी भी दे रहे हैं और उसको प्रमोशन करने के लिए जितनी सहयोग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बन रही है वो पूरा कर रहे हैं, जो कि 120 रुपये पर प्लांट दे रहे हैं। और टोटल लागत जो है 240 रुपये प्लांट की कॉस्ट आती है, जिसमें सारे खर्चे, इन आपका प्लांट्स की कॉस्ट, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, 240 रुपये गवर्नमेंट का मानना है कि अगले 3 साल में 240 रुपये खर्च होंगे, जो कि 50% सब्सिडी वो दे रही। तो 120 रुपये 3 साल में गवर्नमेंट 4 पार्ट में देती है, और बाकी के 120 रुपये पर प्लांट किसान को लगाना होता है। पर मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि गवर्नमेंट जो 50% दे रही है, अगर किसान खुद से मेहनत करके लगाता है तो उसका उसी में सफिशिएंट 3 साल तक काम चल जाता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी बढ़ा के देती है चीज़ों के पैसे। तो ये आइडिया कोविड में आया मेरा, कहीं दोस्तों की मदद से इधर उधर कुछ ऑस्ट्रेलिया में और बाहर यूएसए में भी रहे, उन लोगों की हेल्प रही, जिसकी फिर मैंने पूरे 1-1.5 साल आर.एन.डी करी थी कोविड में। अपने लगभग महाराष्ट्र में भी मैं गया, जबलपुर गए, जहाँ भी, बड़वानी, भूपेंद्र भैया और फिर कुछ मेरे मित्र मंडली इंदौर में रहे, जिनके सहयोग से हमने इसकी पूरी आर.एन.डी करी। और आर.एन.डी करने के बाद ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई बिज़नेस प्लान हो ही नहीं सकता। मैंने लगभग सारे बिज़नेस इससे कंपेयर करके देखे, जितने भी थे, जितने भी आज तक, बचपन से आज तक चीज़ें सुनी सीखी है, पर इसका कंपैरिजन किसी से हो नहीं पाया। मुझे एक चीज़ यहाँ पे जाननी है कि हमारे आसपास इस क्षेत्र में, जैसे हम सीहोर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं,
तो सीहोर के 10 या 20 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई और है जो ये इस बिज़नेस कर रहे हैं अभी? देखिए, शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी थी, उस समय तो कोई नहीं था, लेकिन अब हाँ, अवेयरनेस धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सके एक दूसरे को बताएं, सहयोग करें, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन में ये भावना होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो दूसरा करे ना करे, या इस तरह की मंशा व्यक्तिगत होती है। पर ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें जितना ज़्यादा अवेयरनेस आप फैलाओगे, जितने लोग मिलके करेंगे, उतना आपका भी फ़ायदा होगा और एनवायरनमेंट का भी होगा और सामने जो करेगा उसका भी होगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पता चलेगा दूसरे को, तो अवेयरनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी कंपनी आ गई, अब तो आर्टिशन आ गई, बेम्बुरम ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई, बिल्किसगंज में आ गई, ये सौभाग्य की बात है, तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो अब तो काफ़ी लोग की जागरूकता हो गई और काफ़ी लोग मिलकर कर रहे हैं। बैम्बू लगाने का जो प्रोसेस होता है, इसकी जैसे हम बाकी अनाज की खेती करते हैं तो उसमें हम लोग बीज लेके आते हैं और खेती मतलब उसको बो देते हैं, तो 3 महीने 4 महीने में वो पक जाता है। तो इसका मुझे बैम्बू का आप थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि कैसे इसकी जो बोनी है वो की जाती है, कैसे इसको उगाया जाता है? 2 तरीके से होते हैं बेसिकली, एक तो बाय सीड्स होते हैं जो कि बीज होता है, और दूसरा होता है एक टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो लैब में एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर पूरा उसको दूसरे पेड़ की टहनी लेके अपन उसके थ्रू उसको टिश्यू कल्चर प्रोसेस बोलते हैं, लैब में रख के, और टिश्यू कल्चर की प्रोसेस से पौधा बनाया जाता है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और दोनों के नुकसान हैं, तो आपको जो भी पसंद है। मेरे को सीड्स का ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि मदर ब्रीड जो होती है वो उसकी एज ज़्यादा होती है। कोई भी अब जैसे किसी पेड़ की टहनी ली अपन ने और उससे टिश्यू कल्चर की प्रोसेस से अपन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एज समझ में नहीं आती कि जो अपन ने वो ली हुई है टहनी, वो कितने ईयर की है, क्या है। सपोज़ करिए आपने 10 साल बाद किसी पेड़ से वो टिश्यू कल्चर की प्रोसेस लेके करा, तो फिर वो उसकी एज अगले 40 में से 10 माइनस हो गई। और सीड्स से करते हो तो वो शुरुआती से लेके 40 तक रहेगी। तो दोनों प्रोसेस अपनी जगह ठीक है। टिश्यू कल्चर में थोड़ा सा वो रहता है कि उस पर साफ़ सफाई और वो बहुत हाइजीनिक बोल सकते हैं उसको रखा जाता है। सीड्स में नेचुरल प्रोसेस होती है, तो मेरे को सीड्स का ठीक लगता है। अगर जैसे किसी को सीड के थ्रू स्टार्ट करना है तो उसमें क्या लागत आती है? देखिए, सीड्स से मैं ये कहूँगा कि अपने इंडिया की बात करें तो जो सीड्स हैं वो आसाम और उस तरफ गुवाहाटी उस तरफ पाए जाते हैं। सीड्स से उगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि अपने एनवायरनमेंट में सूट नहीं होता। हम लोगों ने करके देखा था। तो सीड्स की प्रोसेस वहाँ से अगर अपन पौधा लाते हैं डायरेक्ट, तो वो पौधा ला के लगाना ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सीड्स से उगाने के। यहाँ की सॉइल के उसके साथ एक पौधे की कॉस्ट लगभग 25 से 40 के बीच में, अलग अलग वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या, लेकिन लगभग एवरेज कॉस्ट आप मान लीजिए पर प्लांट परचेसिंग कॉस्ट जो है 30 रुपीज़ आएगी। 30 रुपीज़। और 1 एकड़ में कितने लगभग पौधे? डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और आपका उस वैरायटी लगाने के बाद पर्पस क्या है। उस हिसाब से उसकी जो पर एकड़ अपन वो निकालेंगे कि कितने पौधे लगाने चाहिए और उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस वैरायटी के ऊपर कि वो कितना वास्ट होगा, कैसा फैलेगा, क्या आकार लेगा, तो उसका फिर उस हिसाब से मेज़र किया जाता है। तो इसको जैसे अभी जो भी आपने जो ब्रीड लगाई है उसमें कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए? मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि 14 बाई 10 या 12 बाई 10 या 14 बाई 8, इतना गैप। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो मिनिमम 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए, और आप 10-12 रख सकते हो। और लेन जो होती है जिसमें हम हार्वेस्टिंग करने के बाद पौधा निकाल के लाएंगे, उसकी दूरी कम से कम 12 फीट तो मिनिमम होना चाहिए। आप उसे 14 भी रख सकते हो। गवर्नमेंट जो बताती है 4 बाई 3 मीटर बताती है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 10 बाई 12 लगाओगे तो इतनी सब्सिडी। प्लांट्स के ऊपर है, आपने 1 एकड़ में 200 प्लांट लगाए 200 की सब्सिडी आ जाएगी, 300 लगाए 300 की आ जाएगी, 500 लगाए 500 की आ जाएगी, 1000 लगाए 1000 आ जाएगी। और इसमें जो अपने भाटिया जी हैं, अलग अलग जो हिंदुस्तान के अच्छे लोग हैं जो काफ़ी 5-7 साल हो गए जिनको एक्सपीरियंस लगाते हुए, उनसे हम लोगों ने बात करी तो सबकी टेंडेंसी अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। कोई 200 ही बोलता है 200 लगाओ, कोई बोल रहा है 1000 तक लगा दो आप, तो बहुत बड़ा गैप है उसमें। तो ये डिपेंड करता है वैरायटी और आपका जो उसको यूज़ आगे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। हमने जो अभी खेत आपने विज़िट किया उस पर लगभग 12 बाई 10 पे लगाया हमने। टोटल कितने एकड़ में आपने इसको लगाया है? हमने 20 एकड़ में लगाया है इसको। 20 एकड़ में। हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा वो 2000 एकड़ का है, जिसमें से हम लोग अभी 400 एकड़ तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, किसान भी हैं, इंदौर से कुछ लोग हैं, कुछ भोपाल से हैं, तो जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड है, जिनको लैंड का कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लगा रहे हैं।
तो ये आपने जो स्टार्ट किया, ये किसी कंपनी के साथ टाई अप है या खुद का इनिशिएटिव है? खुद का ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ग्रीन गोल्ड गादिया के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया है। गादिया मेरी नेटिव प्लेस है जहाँ पे जंगल हुआ करता था, लेकिन आज पूरा जंगल ख़त्म करके लोग वहाँ खेती कर रहे हैं, तो हमने फिर से जंगल बनाना स्टार्ट किया वहाँ पे। रिवॉल्यूशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। अपन देख रहे हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति है, पंजाब की क्या स्थिति, हरियाणा, आप सांस लेना मुश्किल हो गया। कोविड ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया पर्यावरण को लेके। आज समुद्र की बात करें तो वहाँ पे भी आप कितना पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन। तो ये सबको बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अभी नहीं है पर्यावरण को, और कोई तरीका नहीं है बचाने का। आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगी, और इस तरह का गवर्नमेंट भी यही चाह रही। बेम्बू मिशन, उसका एक्चुअली मिशन इसीलिए बोला गया कि उसकी तरफ अवेयरनेस लोगों की बढ़े। जैसे हमने बात की तो 30 रुपये एक पेड़ की लगभग लागत आती है आपकी। तो इसका अगर किसी को बीज से अगर शुरुआत करनी है तो इसका बीज मध्य प्रदेश में अगर बात करें, स्पेशली भोपाल क्षेत्र में, तो ये बीज यहाँ मिल पाएगा या इसको बाहर से ही लेके आना पड़ेगा? इसका क्या प्रोसीजर? देखिए, मिलने को तो ऐसा है कि अब मैं बुलवा के मैं भी दे सकता हूँ या कोई भी कंपनी दे सकती है। बाकी इसका जो बीज है वो एक ही बार पूरे जीवन काल में उस पौधे के, पेड़ के एक ही बार आता है। उसकी आखिरी पे जब वो उसकी एज हो जाती है पूरी, 40 साल का होता है, 50 का होता है, तो लास्ट में उसमें फूल निकलते हैं और बीज गिरते हैं। और वो चूहों को, इनको बहुत पसंद होते हैं, तो वो तुरंत वो उठाना होता है वहाँ जंगलों से। तो ये आसाम में और इधर ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ से वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं। आप वहाँ जाके आराम से सस्ते भाव में, बहुत सस्ते मिलते हैं, वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें मोर्टिलिटी, बीज आप जब रोपते हैं तो बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। वहाँ पौधे भी मिल जाते हैं, बीज भी मिल जाते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे नॉर्मल जो फसल होती है उसमें खाद, बीज, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होगी इसको लगाने के लिए? मैं आपको ये बता दूं कि बांस एक ऐसी प्रजाति है, पूरे विश्व में कहेंगे, जो एक घास की ही प्रजाति बोलते हैं इसको। घास आप देखते हैं कि इजीली कहीं भी बिना किसी लागत के ऑटोमेटिक उगता है ना, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। बांस को ना किसी सॉइल कंडीशन की ज़रूरत है, ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कोई ऐसा पर्टिकुलर खाद की ज़रूरत है। तो उसको ना तो कोई क्लाइमेट कंडीशन बिगाड़ सकती है, मतलब वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। बांस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज़ में पाई जाती है, मानी जाती है। इसको मतलब आप देखेंगे कि कई बार अपने घर के आसपास आपने देखा होगा, बांस को काट के अपन ने कोशिश करी कि पूरा काट दें, आप फिर उसको एक आध साल बाद देखोगे फिर से वो फूट के आ जाता है, से फूट जाता है वो। आग लग जाती, कई बार अपन देखते हैं खेतों में आग लगाते हैं, अपन पराली जिसे बोलते हैं, तो वहाँ आसपास के पेड़ भी जल जाते हैं। नॉर्मली अपन ने देखा होगा आम का या किसी चीज़ का पेड़ जला तो वो ख़त्म हो जाता है। आपने बांस का देखा होगा कि बांस के भिर्रे में आग लग जाएगी, लेकिन आप फिर नेक्स्ट ईयर जब बारिश होगी तो आप फिर से साइड से नए शूट्स मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज़ है। ये हर तरह की कंडीशन में, नदी किनारे जहाँ पे बाढ़, जहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। और एक चीज़ और है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है, रिलीज़ करता है। हाँ, रिलीज़ करता है, तो उसकी वजह से प्रकृति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये ओस तक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ज़मीन में वाटर लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। आप उसकी जहाँ पे बांस का जंगल है, आप वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग लगेगा आपको, सांस लेना, वहाँ खड़े रहने में, वहाँ वो एक एनवायरनमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पूरा। तो बांस जहाँ पे होता है वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो इसको किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसी मिट्टी हो, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, आपका भूरी मिट्टी हो, और जो भी अलग अलग है, सब तरह। अपने पठार वाली ज़मीन जो कोपरा होती है, पत्थर के जो पहाड़ होते हैं बंजर टाइप के, बल्डी जिसे गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं, उनमें भी ये लग जाता है, मतलब कोई इजीली लग जाता है। बस पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब शुरुआती के 2-3 साल अगर आपने अच्छे से मेंटेन करा है तो उसकी जो बढ़ने की क्षमता है वो जल्दी बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो फ़ायदे मिलेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देना। गर्मियों में ज़रूर 2-3-4 लीटर पर डे 3 दिनों में एक बार रिपीट करना है, ताकि वो ग्रीन रहे और अच्छा आपने जो उसका जड़, नीचे का जड़ोंदा जो होता है वो पूरा मजबूत नीचे से बने। जितना ज़्यादा नीचे से अच्छा रहेगा उतने अच्छे शूट्स उसमें निकलेंगे। मतलब अपन कह सकते हैं कि आम, बीज, जो भी अपने फ्रूट्स प्लांट है या आपके जो डेकोरेटिव प्लांट है, पाम वगैरह, इनमें तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनसे अपन बोल सकते हैं कि 10% में भी अपने आप को ये कर ले। तो पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। मतलब स्पेशली ऐसी ज़मीनों पर लगाना चाहिए जो हल्की ज़मीन है, जिन पे आप बहुत अच्छी फसल नहीं ले रहे हो, तो उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल। एक प्लांट को लगाने में 30 रुपये लगभग लागत आती है,
तो 1 एकड़ में अगर मोटा मोटा बात करें, जो आपने जिस डिस्टेंस पे लगाया है, 1 एकड़ में कितनी लागत इसमें आएगी? देखिए, अपन पर प्लांट की अगर कॉस्ट निकालते हैं तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 240 रुपये पर प्लांट का खर्चा है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आराम से 150 रुपये तक एक पौधे पे खर्चा आएगा, जिसमें आपका प्लांट की कॉस्ट खरीदने की, आपकी ड्रिप की कॉस्ट, आपकी लेबर की कॉस्ट, और जो भी आप थोड़ा बहुत उसमें खाद वाद दे रहे हो, मैन्यूअर वगैरह जो दे रहे हैं, वो सारी कॉस्ट उसमें कवर हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल, मोटर, पानी सब उसमें आ गया। अब रहा सवाल थोड़ा बहुत 2-3 साल तक मेंटेन करने का कि भाई बीच बीच में कुछ मेंटेनेंस भी निकलते हैं, मोटर जल गई है तो ड्रिप की नलकियाँ टूट गई हैं पौधों के लिए, 1-2 आदमी आपको खेत पे लेबर के रूप में छोड़ना पड़ेगा जो वॉल वगैरह पानी के, इरिगेशन, ड्रिप के चेंजेस करता रहे, इस खेत से उस खेत, ऐसे थोड़ा करता रहे, तो वो मेंटेनेंस रहेगा आपका। तो मेरा ऐसा मानना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये हमारा 1 एकड़ पे 1-1.25 लाख रुपये के आसपास आया था। बाकी हमारे जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, खेती के कंपेयर किया जाए गेहूं और चने की फसल, सोयाबीन की से तो बहुत ना के बराबर है। उसमें तो खाद, बीज सब चीज़ें देना। 1-1.5 लाख रुपए एकड़ आप पकड़ के चले कि 1-1.25 लाख रुपए में आराम से अपना 1 एकड़। और इसकी जो आयु है वो कितनी रहेगी, कितने सालों बाद आप इसको काट सकते हो? इसमें फिर से वही आंसर आएगा कि डिपेंड करता कौन सी वेराइटी है, लेकिन फिर भी मिनिमम आप मान के चलिए कि सारी वेराइटी की 25 साल से कम किसी भी प्लांट की एज नहीं है, और मैक्सिमम 60-70 साल तक चलते हैं। तो आप एवरेज ये पकड़ लीजिए कि 40 साल से कम एज एवरेज नहीं आएगी। मैच्योरिटी जो है वो लगभग ये मान के चलिए 5th ईयर से आ जाएगी, जहाँ से आप हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5वें साल से लेके अगले 40वें साल तक आपको काटना है और बेचना है। तो इसमें जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे अनाज, तो जैसे गेहूँ हो गया या सोयाबीन हो गया, तो ये खाने में यूज़ होता है। तो अब अगर सिर्फ बांस की बात करें तो इसका क्या यूज़ है, क्यों इसको लोग कोई ख़रीदेंगे? मेरी नज़र में तो देखिए, मैंने इतनी R&D करी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा, कोई भी, आप किसी की भी बात कर लें, अभी कोई भी सेक्टर नहीं होगा जहाँ बांस नहीं होगा। चाहे आप कंस्ट्रक्शन में चले जाएँ, टेक्सटाइल में चले जाएँ, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, किसी में भी चले जाएँ, हर जगह बांस आपको मिलेगा। सेरेमिक्स, टेक्सटाइल, सब में मिलेगा। अभी आप देखिए, आप कभी भी यूट्यूब पे आप डालिएगा, बाली के बारे में देखिएगा, तो लग्जरी होटल्स, 5 स्टार होटल्स बनी हुई है पूरा बांस का, उसमें कुछ भी दूसरा नहीं मिलेगा आपको। एक टूथपेस्ट के ब्रश से लेके टॉवल, नैपकिन्स, टाइल्स, फर्नीचर, सोफ़ा, बेडशीट्स, डाइनिंग टेबल्स, सारा मतलब डेकोरेटिव्स, विंडो, सारे चीज़ें जो हैं आपके लैपटॉप के कीपैड, सारे सब उसी के बने हुए, बांस के बने हुए। एक्चुअली प्लास्टिक को आपको रिप्लेस करना है, पर्यावरण को बचाना है, तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास। खाली अवेयरनेस की और थोड़ा सा भी एक माहौल की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 सालों में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि व्यक्ति की मजबूरी हो जाएगी इस पर डिपेंड होना। आपको जब प्लास्टिक नहीं मिलेगा तो आपको मजबूरी है इसको यूज़ करना। कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव भी हमें चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं ना। आज आप किसी भी चीज़ का पेड़ लगाते हैं, इमली का लगाते हैं, आम का लगाते हैं, जामुन का लगाते हैं, सागौन का लगाते हैं, 15-20 साल चाहिए उसको मैच्योर होने में। अब 20 साल इंतज़ार करेंगे उससे फर्नीचर का सोफ़ा बनाने, कटेगा तो फिर से उगाने में, एक बार काट दिया तो फिर अगले 20 साल इंतज़ार करो फिर से नया पौधा लगाने के लिए। और कौन पौधे लगा रहे हैं आजकल, कहाँ पर्यावरण को बचाने की कोशिश हो रही है। तो बहुत ईजी वे है अपने पर्यावरण और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जैसे 5 साल हमने इसकी मैच्योरिटी की बात की, तो 5 साल बाद अगर हम इसको काट के बेचेंगे तो बेचने का प्रोसेस क्या होगा, कौन इसको खरीदेगा और क्या प्राइस पे ये बिकता है? ये प्रोसेसिंग यूनिट जो होती हैं, सपोज़ करिए कि आपने एक छोटी सी कोई यूनिट पकड़ी, अगरबत्तियाँ जैसे बहुत यूज़ हो रही हैं, चॉप स्टिक्स आपके रेस्टोरेंट्स में बहुत यूज़ हो रही है, किसी भी चीज़ की एक आपने मशीनरी डाली। बेसिकली 10 से 15 मशीनें होती हैं जो सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसमें सारे कवर हो जाते हैं, सभी को बना लेते हैं। तो वो यूनिट्स पे भी गवर्नमेंट 25 से लेकर 40%, 50% तक सब्सिडी दे रही है। तो आप खुद भी डाल सकते हो। अगर छोटे लेवल पे आप रोज़गार के सर्च कर रहे हो और कुछ करना चाह रहे हो तो आप खुद भी उसको डाल सकते हो। लेकिन फिर वो वहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाओगे। एक नॉर्मली किसान के लिए संभव नहीं है कि 5-10 एकड़ में वो बांस लगा के और ख़ुद का यूनिट डाल दे, क्योंकि इतने उसको साल भर उस यूनिट को रन करने की जो कॉस्ट है वो नहीं निकाल पाएगा, और उतना रॉ मटेरियल परचेस करके वो करेगा तो फिर उसके लिए बहुत कठिन काम है। तो इसके लिए अलग अलग कंपनियां मैदान में उतर गई हैं जो अपने अपने यूनिट्स डाल रही हैं। और जैसे हम लोग ही है 2000 एकड़ पे डालने का पर्पस यही हमारा कि रॉ मटेरियल हम कम से कम 1.5-2 हज़ार एकड़ का हमें चाहिए, जिससे हम साल भर यूनिट को रन कर सकें। तो किसान के लिए तो ईजी है, उसको तो बस अपने नॉर्मल खेतों में जहाँ पे एक्स्ट्रा ज़मीन है, जहाँ पे उसकी दैनिक ज़रूरतों के अलावा जो ज़मीन है उस पर वो लगाए, और इसमें कोई दुराय नहीं है कि उसको बेचने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ओपन मार्केट है,
कहीं भी सेल कर सकता है, खुद भी यूनिट डाल सकता है, मिलके भी कर सकते हैं। 10 लोग मिलके भी प्लान कर सकते हैं कि 10-10 एकड़ में 20 लोगों ने मिलके किया तो इतना रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा कि वो ईजिली उसको बेच सकेंगे। तो इसका जो बिक्री का जैसे किसी कंपनी ने खरीदा तो किस हिसाब से वो 2 खरीदते तरीके हैं? होते हैं उसको बेचने के। एक तो होता है कि वेट से होता है, जो कि 2.5 रुपये किलो से लेके 3, साढ़े 3, 4 रुपये किलो तक डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी है। और पर पीस से बात करें तो 80 रुपये से स्टार्ट होकर 140 रुपये तक है एक, जिसकी हाइट के हिसाब से, जैसे 20 फीट का बांस है, 25 का है या 15 फीट का है, उस हिसाब से उसकी 70 से लेकर 150 के बीच में उसकी पर पीस। लागत से लेके जो उपज है उस तक ये प्रॉफिटेबल हो जाता है मतलब? बहुत ज़्यादा भैया। खेती में नॉर्मली अपन देखते हैं कि आपकी जो पर एकड़ गेहूं और इनकी फसलें हैं वो 25,000 20,000 से शुरुआत होती है, जो 40,000 पे जाके रुक जाती है। बस इतना एकड़ पे किसान कमाता है। इसकी शुरुआत ही अपने ये मान के चलिए मिनिमम 1 लाख रुपए पर एकड़ से हो रही है, जो कि अगर यूनिट डाल लेते हैं, प्रोसेसिंग में चले जाते हैं तो फिर तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्या कमाई होगी क्या नहीं होगी। पर रॉ मटेरियल की बात करें तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख 2 लाख ईजिली किसान कमा सकता है। आप सपोज़ करिए 1 एकड़ में 500 प्लांट आपने लगाए तो पर प्लांट से एक भिर्रा, जिसे हम बोलते हैं बांस का गुच्छा भिर्रा बोलते हैं उसको गाँव की भाषा में, उसमें लगभग आप हर 5वें साल में आपको 30-40 बांस का भिर्रा बनेगा, जिसमें से 8-10 बांस मैच्योर हर साल आपको मिलना है। अपन 8-10 मत पकड़ो, उसके आधे पकड़ लो। 5 बांस भी आप 1 एकड़ से पकड़ते हो तो 5 इंटू आपने कितने लगाए, 500-600 प्लांट जो भी लगाए इंटू कर लीजिए आप भाई, 2,500 प्लांट सपोज 5 एक पौधे से 5 बांस काटे और 500 से तो 5 इंटू 5 वही 2,500 के आसपास, इंटू आप 100 रुपीज़ से कर लीजिए तो 2.5 लाख हो रहा। 1 लाख अगर आप अपनी मेंटेनेंस जो भी जोड़ना है वो सब जोड़ लो, या उसमें मोर्टिलिटी पकड़ लो कि इसमें कुछ मोर्टिलिटी हो गई, कुछ ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर भी 2.5 लाख से कितना आप 50% तो एक्सपेंसेस है ही नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 50% है तो भी 1.25 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो कहीं से भी नुकसानदायक 1% भी नहीं है। बहुत अच्छा काम है ये। बस ये है कि कुछ किसानों की मजबूरी है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपने उसमें बातचीत के दौरान। तो अब जिसके पास 2-3-4 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ है, उसके लिए बड़ा कठिन है कि अब 3 साल कैसे इंतज़ार करें, क्या करें। हालांकि रेवेन्यू 3rd ईयर से जनरेट होना चालू हो जाता है, 5th ईयर तक वेट नहीं करना है। जो पतले पतले बाँस हैं उनकी छटती होती है, तो वो बाँस भी यूज़ होते हैं। आपकी सब्जियों के जो बेलें चलती हैं, अपन जो वो बनाते हैं, उसके बाद जो और भी चीज़ें बनती हैं उसकी टहनियों से, वो सब उससे बन जाती है इजीली। गांव में मैंने एक चीज़ देखी है, जो किसानों की जो मजबूरी, छोटे किसानों की खासकर ये मजबूरी है कि उनका जीवन यापन ही उस खेती पर डिपेंडेंट है, तो वो 3 साल 4 साल वेट नहीं कर सकते। इस वजह से भी वो लोग, इसीलिए गवर्नमेंट अपने को उसको प्रमोशन के लिए, मतलब एक्स्ट्रा के रूप में, आप पूरी ज़मीनों पे नहीं लगाना, जितनी हो उससे आप थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर सकते हो। हाँ, मतलब उससे स्टार्ट करके कि कैसा खर्चे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे ही रही है, शुरुआत से ही दे रही है, एडवांस दे रही है। इसमें एक चीज़ मुझे जाननी है कि जब ये पूरा हम स्टार्ट करते हैं लगाने से लेके उसको मेंटेन करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? शुरुआत के दौर में मेरे को जो कठिनाई आई वो थोड़ी सी बस इसी चीज़ को समझने में आई कि मेरा पर्पस क्या है, इसको किस सेगमेंट में बेचूंगा या इजीली बिक जाए। तो जैसे हमने लगाया बालकुआ और टुल्डा, 2 वैरायटी हमने लगाई है। तो एक तो ये सिलेक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बाकी देखिए किसान के लिए तो बहुत सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। इसका थोड़ा सा बस ये है कि जो आपके लेन की दूरियां हैं वो प्रॉपर हों, देखने में अच्छा लगे, आपका फार्म जो है खूबसूरत सा लगे, तो उनके डिस्टेंस बराबर हों, और उनके जो पौधे हों वो सिलेक्शन करके कि हाँ ये टुल्डा ही है, कोई फ्रॉड करके टुल्डा को दूसरी वैरायटी ना दे। आपको कटंगा दे दिया, आप कटंगा भी बहुत अच्छी प्रजाति, लेकिन उसको एक दूसरे में उसमें बेलें निकलती, कांटे निकलते जो एक दूसरे को उलझा लेते हैं, तो निकालना उनको काट के बहुत कठिन हो जाता है। तो कमर्शियल बैम्बू में बालकुआ हुआ, टुल्डा हुआ, ये इस तरह की बहुत सारी वैरायटी जो इजीली ग्रो हो जाती हैं, तो इनको सिलेक्शन करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ कठिन है नहीं। पानी वानी देने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप लगा लें तो उसमें भी बहुत मेहनत का काम नहीं है। और आप कम जगह में लगा रहे हैं तो वो भी ना लगाएं, आप अपने पाइप से या जो भी आपके पास व्यवस्था है बड़े करके उससे भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल किसान देता है, तो वो भी एक तरीका है। बाकी तो कुछ कठिनाई मेरे को तो उसमें समझ में आ नहीं रही कि जो कहें कि अपन क्या कठिनाई है। इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा बता दीजिए, जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको है कि हम भी बैम्बू फार्मिंग ट्राई करेंगे, या उनके पास एक्स्ट्रा लैंड है तो वो उसको उस पर्पज़ से, तो उनके लिए कुछ ऐसे सुझाव, ओपिनियन, सजेशन कि अगर जिसको स्टार्ट करना है ये चीज़ें ध्यान में रखें, आप उसको ध्यान में रख के करें। ध्यान में रख के तो यही है कि सिलेक्शन आप ऐसी चीज़ का ना करें
कि जो आसपास के बेचने में हमें मार्केट सर्च करने में दिक्कत आए, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये ऐसा कुछ लगा लिया अपन ने कि फिर वो उसका वहाँ पे यूजेस कम है ना। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ में टुल्डा हुआ, बालकुआ हो, इस तरह के बांस लगाएं जो इजीली अपन बेच सके, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी कठिनाई लगाने में कुछ भी ऐसी नहीं है, आपको डिस्टेंस प्रॉपर रखना है। ड्रिप इरिगेशन लगा लें आप, अगर रेगुलर खेतों पे नहीं जा रहे हैं, आप किसान नहीं, आपने खेती नहीं करी है। दूसरा, बचाव के तौर पे बाहर से हमें बाउंड्री हमारी फार्म की कवर हो, जिससे कि फालतू के जानवर वैसे तो जानवर खाते नहीं हैं पर फिर भी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। चौथा, आग से एक मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, पानी अगर कमी है तो गर्मी में पेड़ थोड़े रूखे सूखे से होते हैं, तो उनमें आग ही लगने का डर होता है। तो रोड किनारे या ऐसी जगह ज़मीन है तो थोड़ा सा रोड से सेफ्टी के पर्पस से आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेके अंदर लगाएं, बस यही ध्यान रखना है आगी से बचाने के लिए। अगर पानी है तो फिर तो आगी का भी कोई डर नहीं है, गर्मियों में आप पानी दें तो वो हरे भरे बने रहेंगे। रहा सवाल ऐसे किसानों का जिनके पास ज़मीनें एक्स्ट्रा हैं, या ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अलग अलग बिज़नेस सेक्टर में, शेयर मार्केट में, कहीं कुछ अलग अलग आप कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पर्यावरण के लिए इसको करके आप देखें। आप खुद कंपेयर करके देखिएगा, आप किसी भी बिज़नेस से इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसको ग्रो इसका इतना ज़्यादा वो है कि 2 का 4, 4 का 8 वैसा वाला है, उस ज्योमेट्री में बिल्कुल जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है इसमें। तो किसी को अगर बैम्बू फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो या कोई स्टार्ट करना चाहता है, उसको जानकारी चाहिए हो, कंसल्टेशन चाहिए हो, तो उसके लिए दीपेश भैया से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके जो सोशल मीडिया है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इनसे बातचीत कर सकते हैं। और ज़रूर कर सकते हैं उसको साथ में। अगर जैसे बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इंदौर से और भोपाल से हैं, जिनके पास समय नहीं है कि भाई हम तो बस आपको लैंड दे रहे हैं, बाकी आप किस तरह से क्या करेंगे, तो हमारी कंपनी इस पे भी काम कर रही है। हमने अभी यहाँ आष्टा के पास 250 एकड़ ज़मीन दिलाई है, जिस पे इन्वेस्टरों ने इस तरह से कि हमारा उनसे एग्रीमेंट इस बेसिस पे हुआ है कि हम लोग पूरा मेंटेन करके, ग्रीन करके, अच्छा सा फार्म बना के पूरा कंप्लीट करके देंगे, जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं करना है। जो भी लागत 1-1.25 लाख रुपए एकड़ आई है, बस वो चाहिए और ज़मीन चाहिए हमें। इसके अलावा आप मेंटेनेंस पूरा आप मेंटेनेंस, पेड़ आपको हरा भरा जंगल बना के हम देंगे। उसके बाद जो भी अपनी टर्म कंडीशन है, आप आगे प्रोसेसिंग यूनिट साथ में डालना चाह रहे हैं तो हमारी कंपनी उस पर भी काम कर रही है, और हमसे केवल फार्म बनवा के लेना चाह रहे हैं 3 साल में, तो वो भी हम बना के दे रहे हैं। तो अगर किसी के पास समय नहीं हो और वो जुड़ना चाहता है तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी बातचीत थी दीपेश भैया के साथ में। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों को इस खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आई होप कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो आपके सवाल थे उनके आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब वहाँ पे दे पाएँ। और ऐसे ही और वीडियोज़ आपको अगर फ्यूचर में देखना है तो हमारे चैनल अनकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।